नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। तो बिजनेस न्यूज़पेपर से हम लोग सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को पिक करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं कि आप दिन भर के सारे बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस न्यूज़पेपर से रिलेटेड आर्टिकल्स को आप समझ लें और एक एनालिसिस भी हम आपको करके बताते हैं कि क्या कॉज है इस इवेंट का और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। शुरुआत कर लेते हैं हम आज के सबसे पहले आर्टिकल से। कुछ अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक आर्टिकल्स हैं आज। अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में है। और हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में कहना यह है कि हाउस होल्ड सेविंग्स फ्लो टू फिन मार्केट्स कुड पोज रिस्क। काफी सारा अगर आप देखोगे तो आपको एड्स दिखाई देते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, खर्चा मत करो, पैसा एसआईपी करो, इन्वेस्ट करो, इतना हो जाएगा 10 गुना, 100 गुना, 20 साल में, 25 साल में, ऐसे इस तरीके से काफी चीजें मिलती हैं आपको। काफी जल्दी कम एज में कर लेना चाहिए, सब भी होता है। तो इससे हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना है और लोग इस पे काफी बिलीव भी करते हैं कि पैसा जो है मार्केट्स में आप डालो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, खर्चा मत करो बहुत ज्यादा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि हाउस होल्ड डिपॉजिट्स में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब लोग बैंक में पैसा नहीं डाल रहे हैं, अब लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पैसा डाल रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत मार्केट रिस्क क्रिएट हो रहा है हाउस होल्ड्स के लिए, जहां पर आप देखो कि उन्हें ये नहीं पता ना कि पोर्टफोलियो जैसे हो सकता है 30-40% नीचे भी आ जाए और फिर वहां से 5 गुना भी हो जाए, लेकिन बीच में नीचे तो आ ही सकता है कुछ देर के लिए, जैसा अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से काफ़ी रिस्की है ये यहाँ पे। एंड जो डिपार्टमेंट है ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने रिटर्न सबमिशन दिया है पार्लियामेंट को और स्टैंडिंग कमेटी को कि डिमांड हो फॉर ग्रांट्स जो डिक्लाइन करे, फॉर द ग्रांट्स दैट द डिक्लाइन इन फाइनेंशियल सेविंग्स पोज चैलेंजेस फॉर बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हो क्या रहा है ना, एफडी नहीं आ रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, बहुत दिक्कत हो रही है ये मिलने में। लोग पैसा सीधा क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। लोग पैसा किसको दे रहे हैं, ईटीएफ्स में डाल दे रहे हैं, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे रहा है। इन्वेस्ट करना बड़ा इजी हो गया ना आजकल, ऐप से हो जा रहा है, सारी चीजें ऐप से हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बैंक्स के लिए आ रहा है यहाँ पे। तो ये बैंक्स के एक्सेस को डिसरप्ट कर रहा है एज अ चीप सोर्स ऑफ फंड्स। बैंक्स जो हमारे से पैसा लेता है वो बहुत सस्ता सोर्स होता है बैंक के लिए। हम लोग सेविंग्स पे हमको कितने मिलता है, हमको एफडी पे कितने मिलते हैं, बैंक उसको लेंड करता है अच्छे खासे इंटरेस्ट पे। अब अगर हम नहीं दे रहे हैं बैंक को पैसा, तो बैंक को कहीं और से पैसा लेना पड़ेगा इंटरेस्ट पे और फिर वो लेंड करेगा किसी और को। तो कहीं ना कहीं बैंक्स को यहाँ सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, आप ये देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का क्वार्टर एंड में इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि 80.1, 79.9, फिर 80.5, ये ऊपर नीचे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बैंक्स क्रेडिट तो दे रहे हैं लेकिन डिपॉजिट्स इतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने क्रेडिट बढ़ रहा है। दो रॉन्ग टर्न्स ऑन लैंड एक्विजिशन, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। और लैंड एक्विजिशन ना एक बहुत ही, मैं कहूँगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में। लैंड एक्विजिशन बड़ा ही टफ है। कंपनीज जब सेटअप करना चाहती है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा डर जो उन्हें लगता है वो लगता है लैंड एक्विजिशन में। बड़ा ही डर वाला काम है ये। और इंडिया में लैंड के प्राइसेस इतने महंगे हो गए कि आपको अगर फैक्ट्री सेटअप भी करनी है तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे यहाँ लैंड है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, कि पैसे बहुत ही ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो लैंड एक्विजिशन अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है। तो जो लैंड एक्विजिशन है फॉर एक्सपैंडिंग इंडिया क्रूशल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेटवर्क हैज लॉन्ग स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, तो इसमें भी एनएचएआई का रोल रहता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस ये भी फेस करते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है लैंड एक्विजिशन में। तो जो चैलेंजेस है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। एग्जीक्यूटिव ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा है, इतने सरकारी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कॉम्पनसेशन भी इनएडिक्वेट मिलता है और इनसफिशिएंट होता है रिहेबिलिटेशन मेजर्स भी। तो इसकी वजह से लीगल डिस्प्यूट्स पड़े रहते हैं। ठीक है, आपके ज़मीन से होके सड़क जानी है, ठीक है, हाईवे जाना है, आपने क्या किया, सरकार ने ले लिया आपसे, फिर आप केस कर दे रहे हो उन पर, फिर वो केस काफ़ी लंबा चल रहा है। हाईवे हज़ारों किलोमीटर का है, वो प्रोजेक्ट हज़ारों करोड़ का, वो डिले होता जा रहा है एक बंदे की वजह से। तो इसको स्पीड अप करने के लिए मिनिस्ट्री डिस्प्यूट्स ने
मिनिमाइज डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट्स टू दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956। और एक की प्रपोजल इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, ये प्रपोजल है, ये चेंज आ नहीं गया है अभी, कि ये प्रपोजल ये है कि आप ना लैंड अगर आपने एक्वायर किया, लेट्स से मेरे से लैंड खरीद लिया हाईवे के लिए, और हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है हमने खरीदे हैं वो हम कर नहीं रहे कंप्लीट, हमने उस लैंड को यूज ही नहीं किया 5 साल तक, तो ये लैंड ओरिजिनल ओनर्स को क्या होना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये प्लान अभी अवेट कर रहा है कैबिनेट अप्रूवल। एंड यहाँ पे जो लैंड है हाईवे प्रोजेक्ट्स का जो एक्वायर किया गया है सेक्शन 3 में ऑफ हाईवेज एक्ट, यहाँ पे तो कॉम्पनसेशन तो उन्हें प्रॉपर दिया जाएगा, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन है और ट्रांसपेरेंसी है इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, ये एक्ट है, ठीक है, RFCTLARR सेक्शन 101। ये कहता है कि अगर लैंड गवर्नमेंट खरीद रही है अंडर लॉ, जिसे 5 साल के अंदर यूज नहीं किया गया जिस चीज के लिए गवर्नमेंट ने इसे खरीदा था, तो इसका जो कंट्रोल है ये वापस उस आदमी को मिल जाना चाहिए जिससे हमने लैंड लिया था, या तो उसके जो आगे हियर्स हैं, आगे बच्चे हैं, या फिर ये लैंड बैंक में चले जाना चाहिए। तो इन अ वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट कर रही है सेगमेंट ऑफ अम्ब्रेला एक्ट इनटू NHAI। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है लैंड बैंक के लिए, ठीक है, कि आप ये पैसा लैंड बैंक में डाल दो, तो इससे लैंड ओनर्स काफी गुस्से में हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रपोजल है कि अनयूज्ड लैंड, वो लैंड जो आप यूज नहीं कर रहे हो, वो ओनर्स को रिटर्न कर दो, ये वेलकम है अगर ये काम करता है तो, और इसे एक्सटेंड करना चाहिए लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिकली। तो इससे जो लोगों का ऑपोजिशन होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है, फेयरनेस और क्रिटिकल जो ये है काफ़ी ऐड कर देगा। ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोटेस्ट फेस किए हैं, तो इससे फ़ायदा किसको होगा, एक तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है वो बहुत बेनिफिट इसका ले पाएंगी, काफ़ी बड़ा बेनिफिट ले पाएंगी। इवन मैं कहूँगा कि आप ये देखो कि सबसे बड़ा चैलेंज ही इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, एक्विजिशन का है, और काफ़ी बार गवर्नमेंट चाहती है लैंड एक्विजिशन में चेंजेस लाना, बट वहाँ प्रोटेस्ट भी बहुत सारे होते हैं। Fitch retains India's FY26 India's growth at 6.5%। Fitch एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी क्या करती है, कंट्रीज, जैसे आपकी रेटिंग होती है क्रेडिट की, आप अपना एक बार क्रेडिट स्कोर देखना, सिबिल स्कोर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कंट्रीज होती है, ये भी उधार लेती है, उधार चुकाती है, तो इनका भी एक क्रेडिट स्कोर होता है, और ये क्रेडिट स्कोर को ही हम लोग बोलते हैं रेटिंग्स। तो रेटिंग्स कौन सी एजेंसीज करती है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, क्रिजिल, ये सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज हो गया। अब फिच ने क्या किया है, फिच एक एनालिस्ट भी है और इन्होंने फोरकास्ट किया है इंडिया के ग्रोथ को और कहा है 6.5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो एक तो इंडिया एक्सटर्नल डिमांड पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता, ठीक है, जैसे कि यूएस वगैरह में हम लोग ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं नहीं, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं आप देखो कि एक काफ़ी बड़ा एक शील्ड है जो यूएस के अगेंस्ट है, कि यूएस कुछ बहुत बड़े चेंजेस कर भी देता है, तो भाई हम वैसे भी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, हमारा मेन जो काम चल रहा है वो चल रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन से। तो इसीलिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा अगर यूएस ने कुछ कर भी दिया तो। इस फिस्कल ईयर अगर इंडिया का जीडीपी अगर आप देखोगे तो एंटिसिपेटेड है कि वो 6.5% के आसपास से ग्रो करेगा, 6.3% से। कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी अगले 2 फिस्कल्स में बढ़िया हो सकती है, 2 क्वार्टर्स में, और यहाँ पे दिसंबर के बाद से अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर आप देखोगे, इनका कहना है यहाँ पर बिजनेस कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, और यहाँ पे सर्वे पॉइंट जो है ये डबल डिजिट में ही रहने वाले हैं बैंक लेंडिंग में टू प्राइवेट सेक्टर। तो बैंक की लेंडिंग जो है, लोन, वो डबल डिजिट से ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी एग्रेसिवली लोन करने वाला है, और उसके लिए क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए। पैसा तब ज़्यादा आएगा, बेटर आएगा, सस्ते दाम पर आएगा जब लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक्स में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बैंक्स के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, डबल डिजिट से लोन ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़िया है। जो इन्फ्लेशन है उसके प्रोजेक्शंस है 4%, तो ये भी काफ़ी बढ़िया डेटा है। अगर 4% हम कर पाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। फेड होल्ड्स रेट्स 2 cuts इन 2025 स्टिल इन प्ले। अब बात कर रहे हैं हम लोग फेडरल रिजर्व की। फेडरल रिजर्व यूएसए का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही यूएस में क्या है, फेडरल रिजर्व है। तो यूएस का जो सेंट्रल बैंकर्स है, वेंसडे को उन्होंने सिग्नल दिया कि ये डिलीवर करेंगे 2 क्वार्टर पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट्स लेटर दिस ईयर। तो इस साल 2 रेट कट
और एक्सपेक्ट करिए आप रेट कट, मतलब ब्याज दर घटेंगे, जो लोन है वो सस्ते होंगे। और इनका कहना है कि ये आगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम होगा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी आगे ज्यादा होगा, इनका ये मानना है। तो काफी डिसएग्रीमेंट था पॉलिसी मेकर्स में अबाउट अप्रोप्रिएट पाथ ऑफ पॉलिसी। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड और दूसरी पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है रियल इकोनॉमी को, ये देखना बहुत जरूरी है, और फेडरल रिजर्व उसी पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व वेट एंड वॉच सिचुएशन में है इस वक्त, और देखना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या अगली पॉलिसी लेके आते हैं और क्या होता है। 2026 के अंत तक पॉलिसी रेट करीब 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.5% का रेट कट हमें देखने को मिल जाएगा। 3.4% पे आ जाएगा ये, एज पर द पॉलिसी मेकर प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शंस है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो स्वीप कर रहे हैं टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, विद इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रॉडर रेंज ऑफ कंट्रीज एंड प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड टिल अप्रैल 2 अप्रैल तक। और चीज़ें अनाउंस होनी है, तो हमें पता ही है, देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। 2 अप्रैल तक हमें और पता लग जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना, कनाडा, मेक्सिको, बाकी यूरोपियन यूनियन, इन सब पे किस तरीके के और नए टैरिफ्स लगाने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट्स पे। तो पॉलिसी मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा टैरिफ लगने के बाद, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे। शेयर सोर अप टू 20%। जर्मनी के बड़े मिलिट्री प्लान्स है और इसकी वजह से इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी आई है। डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है, एंड जो शेयर्स है बीटेड डाउन डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के, वो बढ़े हैं एज मच एज 20%। कब? वेंसडे को, आफ्टर जर्मन पार्लियामेंट ने वोट किया कि वो अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट खर्च करने वाला है डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। जब यूएस का उन्होंने बर्ताव देखा यूक्रेन के तरफ, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं यहाँ पे, एंड ये रिलाय नहीं करना चाहते यूएस पर। इनका कहना है कि हमें नेटो पर अब भरोसा नहीं है, हमें ही खुद डिफेंस को बिल्ड करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री को। एंड यहाँ पे इस बात को सुनकर के इंडिया में काफ़ी तेज़ आ गए। जैसे गार्डन रीच 20% बढ़ गया हमारा, मैस्कॉट डॉक 10% बढ़ गया, कोचिन शिपयार्ड 9% बढ़ गया, मिश्र धातु निगम, भारत डायनामिक्स 8.5 6.5%, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे स्टॉक्स। डीसी एक्स सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ पे सेंटिमेंट बूस्ट मिला है जर्मनी के इतने बड़े डिफेंस स्पेंडिंग की वजह से, इसीलिए हमारे शेयर्स में इतनी तेजी आए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ग्लोबली डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा तो हमारे जो स्टॉक्स हैं, डिफेंस के स्टॉक्स हैं, इनको भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। करीब करीब $800 बिलियन, ये देखिए यहाँ पे $800 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है यूरोप में इस वक्त डिफेंस स्पेंडिंग्स की, और यहाँ पे इंडियन कंपनीज काफ़ी इसका बेनिफिट ले सकती हैं इस वक्त, अगर वो कैपिटलाइज करने में सक्सेसफुल रही तो निफ्टी इंडिया जो डिफेंस इंडेक्स है वो करीब 5% वेंसडे को ऊपर रहा है, जहाँ पे सारे 16 स्टॉक्स है इसमें डिफेंस इंडेक्स में, सब के साथ हमें काफ़ी ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सिर्फ इस बात पे मिली कि सेंटिमेंट बूस्ट है। तो सेंटिमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, आप ये देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जब थोड़ी वीडियोस अभी छोटी भी है क्योंकि मैं लंबे समय तक ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता क्लियरली, थोड़े इश्यूज हैं मुझे कोल्ड और थ्रोट की वजह से। सो थोड़े दिन तक और आप सब्र कीजिए, फिर थोड़ी वीडियोस और लंबी होगी क्योंकि हम आर्टिकल्स और ज़्यादा कवर करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे कल।